बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शुमाइला नजम। अस्सलाम वालेकुम, असद याकूब विद शुमाइला नजम ऑन शुमाइला's चैनल। एग्जैक्टली। हड़के ले आई मिन्नू। अच्छा, अब असद का जो है कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सबको पता है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, वो आपके कहते हैं ना ब्रांड है, शक्ल ही ब्रांड है, ठीक है। अच्छा असद, ये मैंने आज डिसाइड किया है कि मैंने एक ऐसी वीडियो बनानी है जो काफ़ी लोगों ने डिमांड की हुई थी और लोग चाह रहे थे कि इस पे हमें बताएं। ये वीडियो मेरी जो है वो होगी राइटिंग टास्क से रिलेटेड, ठीक है। आइल्स राइटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है। इसमें हम हर चीज़ जितने आप लोगों के क्वेश्चंस थे, जो कुछ आप जानना चाहते हैं, बेसिक हो चीज़ या फिर आप बहुत कोई एडवांस टाइप चीज़ भी जानना चाह रहे हैं, हर चीज़ है। मुझे निचोड़ने वाली है। Exactly. extract everything out of me. Okay. अच्छा, मुझे ना एक चीज़ याद है कि हम लोग ना रेडियो प्रोग्राम में इकट्ठा करते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते थे ना, मैं सिंपल मुझे पता होते थे, मैं वो पूछती जाती थी और असद बताते जाते थे। So let's make a start. Exactly. अच्छा असद, स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि थोड़ा सा आप हमें ना डिफरेंस बताएं पहले एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग का। ओके, बहुत सिंपल है। देखें, राइटिंग टास्क 1 जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। एकेडमिक राइटिंग में आपने रिपोर्ट लिखनी है और रिपोर्ट की 4 टाइप्स हैं: ग्राफ विद द ट्रेंड, कंपैरेटिव ग्राफ, प्रोसेस डायग्राम एंड मैप्स। जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 में आप लोगों ने लेटर लिखना है। लेटर की 3 टाइप्स हैं: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। जब हम बात करते हैं एसे की, तो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में एसे की टाइप्स 4 ही हैं। अच्छा। लेकिन जो एसे का टॉपिक आता है, एकेडमिक वालों को ज्यादातर जो एसे का टॉपिक आता है वो एजुकेशनल होता है। अच्छा। और जनरल ट्रेनिंग वालों को जो एसे का टॉपिक आता है वो ज्यादातर सोशल होता है, लेकिन टाइप्स वही हैं। अच्छा। लाइक एक हो गया ओपिनियन एसे, एक हो गया डिस्कशन एसे, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एसे एंड अ डबल क्वेश्चन एसे। अच्छा, ये टाइप्स हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग स्टेप पे चलते हैं। अच्छा असद, एक ना बड़ा क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा था, तो मुझे ये बताइए कि बाज़ लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हम टास्क जो भी राइटिंग का लिखते हैं उसमें एग्जांपल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कभी भी एग्जाम्पल नहीं देनी। अच्छा। ये दोनों बिल्कुल शॉर्ट पार्ट्स होते हैं, टू द पॉइंट्स होते हैं, इसका अपना एक पैटर्न होता है, तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देनी। आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं जहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहली बात यह है कि कभी भी आपने रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स, फेक एग्जाम्पल्स, फेक डेटा या फेक सर्वे रिपोर्ट, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बनानी। अच्छा। आईएलटीएस की जो राइटिंग है वो एक आप समझ लें कि कोई एकेडमिक, मतलब वो कोई स्टैटिस्टिकल चीज़ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो आपने उसमें ना अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड, एज पर द डेटा, एज पर द स्टैटिस्टिक्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखनी। अच्छा, बेशक वो फेक हो या ना हो, हाँ लेकिन बिल्कुल वो नहीं लिखना आपने, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपने एग्जाम्पल देनी है वो आपने जनरल एग्जाम्पल देनी है। मतलब फर्ज करें अगर मैं ये कहता हूँ माई ब्रदर who lives in a foreign country, ये पर्सनल एग्जाम्पल है। अच्छा। अब मैंने क्या करना है, एग्जाम्पल को जनरलाइज करना है। तो मैं बोलूंगा पीपल हु लिव इन अ फॉरेन कंट्री। तो पीपल हु लिव इन अ फॉरेन कंट्री में मैं ज्यादा लोगों को कवर कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल्स आपने इस तरह की क्रिएट करनी है। खुद से स्टैटिस्टिक्स नहीं देना, सर्वे रिपोर्ट नहीं देना, फेक चीजें नहीं डालनी, एग्जाम्पल आपने खुद से क्रिएट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े गौर से सुने कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बॉडी पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल दें, अगली बॉडी पैराग्राफ में अगर आपको कोई और रेलेवेंट एग्जाम्पल आ रही है तो ठीक है, वरना आप उस पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट कर दें। मतलब एग्जाम्पल एक बॉडी पैराग्राफ में दे दें, अगले में आप पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करें। अगर दोनों बॉडी पैराग्राफ में आपके पास अच्छी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं तो दोनों एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। अच्छा, आई होप कि ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से नोट की होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा असद, मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टास्क 1 और टास्क 2 में कितने वर्ड्स होने चाहिए। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एज पर द रूल टास्क 1 में 150 वर्ड्स की लिमिट है मिनिमम, और टास्क 2 में 250 वर्ड्स की लिमिट है मिनिमम। अच्छा। अब जैसे ही आप ज्यादा लिखते हो तो आपके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक स्टूडेंट बड़ा एक्साइटेडली मुझसे पूछा कि सर मैक्सिमम हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं टास्क 2 में। मैंने कहा बेटा 5000 लिख लेना। 5000 वर्ड्स तो लिखे भी नहीं जा सकते ना एक घंटे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टास्क 1 के लिए आइडियल 170 to 180 वर्ड्स,
और टास्क 2 के लिए आइडियल 270 to 280 वर्ड्स, मैक्सिमम अप टू 300 फॉर टास्क 2 एंड अप टू 200 फॉर टास्क 1। इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको प्रूफ रीडिंग करने में दिक्कत आएगी। आपका जो शुरू का वो टास्क लिखने से पहले जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपको उसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा सर, एक और चीज़ भी तो होती है ना, अगर हम ये लिखते हैं इतना ज़्यादा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप 300 वर्ड्स तक भी जाते हो। अच्छा सर, अगर हमने यही, मैंने आपसे जैसे ये क्वेश्चन कर ही लिया है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ना ये है कि हम कितनी शीट्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं और उसका क्या तरीका है अटैच करने का? देखिए, एक्स्ट्रा शीट्स लगाने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको ये लगे ना कि मैं एक्स्ट्रा शीट लगाऊंगा, एक एक्स्ट्रा शीट पे एक बैंड बढ़ेगा, नॉट एट ऑल। कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के खुला डुल्ला लिखते हैं। उनको ये होता है कि एक्स्ट्रा शीट्स लगाएंगे तो बड़ा अच्छा बैंड मिलेगा। ऐसा हरगिज नहीं है। एक्स्ट्रा शीट आप चाहे 4 लगा लो, लेकिन जो भी आप एक्स्ट्रा शीट लोगे आपको उसकी एंट्री करना होगी। मतलब आपको लिखना होगा कि शीट का नंबर ये है एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आपको टास्क 1 की एक्स्ट्रा शीट चाहिए या टास्क 2 की चाहिए, जो टास्क भी आपने करना है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जो वो क्वेश्चन बुकलेट देते हैं ना, अगर आपकी राइटिंग का फॉन्ट साइज नॉर्मल है तो दैट इज इनफ टू राइट 270 वर्ड्स 280 वर्ड्स फॉर टास्क 2 एंड 170 180 वर्ड्स फॉर टास्क 1। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा शीट लगाने की जरूरत पड़ भी जाए तो आप एक एक्स्ट्रा शीट लेके लगा दें, दैट्स इनफ। लेकिन एक्स्ट्रा शीट डज नॉट मीन एक्स्ट्रा बेंच स्कोर। अच्छा, हाँ, वैसे तो उन्होंने इनफ स्पेस दिया होता है जिसमें आपके टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा असद, एक और मेरा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा असद, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेम्पलेट्स एंड फ्रेजेस कितनी हेल्पफुल है हमारे राइटिंग टास्क के लिए? राइट, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ओवर यूज ऑफ टेम्पलेट्स एंड ओवर यूज ऑफ फ्रेजेस, these two things will bring your bench score down. कि अगर आपने काम की बात तो की नहीं है, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ही खत्म नहीं हो रहा, आपका इन माय ओपिनियन ही खत्म नहीं हो रहा, आपका एज फार एज आई एम कंसर्न ही खत्म नहीं हो रहा, स्टॉक फ्रेजेस ना जो आपको पता है कि कहीं भी लगा देते हैं। तो अगर तो आपके एसे में और राइटिंग में ये फ्रेजेस ज्यादा हैं और काम की बात कम है, इससे आपका बेंच स्कोर कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपको कोई ऐसा टेम्पलेट मिल गया है जिसमें जेनेरिक सेंटेंसेस, जेनेरिक सेंटेंसेस मैं उनको कहता हूँ जो कहीं भी लगा दो, different people have different opinion, different this have different and all that, ठीक है। तो इस तरह के जो जेनेरिक सेंटेंस है जिनका डायरेक्ट रेलेवेंस टॉपिक के साथ नहीं है, वो उनको उठा के एकदम ऑफ द टॉपिक में डाल देते हैं। अब ऑफ द टॉपिक का मतलब है उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको नहीं पढ़ेंगे। तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखें, कोई आप अगर स्केच फॉलो कर रहे हैं, टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जो एसे का पैटर्न है, फर्ज करें आप ओपिनियन ऐसे लिख रहे हैं, 5 पैराग्राफ आते हैं इंट्रोडक्शन में, आप उस पैटर्न के मुताबिक। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही जेनेरिक उनके पास टेम्पलेट होता है, हर ऐसे में उसी को फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा टेम्पलेट आपका बैंड स्कोर इंप्रूव करने के बजाय, एक तो वो जाएगा मेमोराइज्ड आंसर में, दूसरा वो जाएगा ऑफ द टॉपिक में। अब मेमोराइज्ड आंसर ऑफ द टॉपिक में जो भी आपने लिखा है उसको वर्ड काउंट में, यानी उसको उन्होंने उसका बैंड स्कोर नहीं देना, तो ये चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे जहन में आई इसी बात को लेके, आप ये बताइए कि जैसे कहते हैं हम लोग कुछ सैम्पल एसेज होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट बैंड स्कोर के होते हैं, इवन की कैम्ब्रिज की बुक उसमें भी दिए हुए हैं, तो उनको रीड करके क्रिएट करना एसेज को, ये कितना हेल्पफुल है? और ये बहुत हेल्पफुल है। देखिए, पता है क्या, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ग्रामर सीखें, हम वोकैबुलरी सीखें, हम कोहेरेंस एंड कोहेजन सीखें, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। मैं ये कहता हूँ कि आइडियल ये है कि आप कोई एक अच्छी बुक उठाएं जिसमें अच्छे स्टैंडर्ड के एसेज लिखे हों, आप दिन के 5 एसेज पढ़ें और उन 5 में से एक ऐसे जो आपको अच्छा लगे, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, उसको रीराइट करें। अच्छा। जब आप रोज के 5 एसेज पढ़ के एक रीराइट करेंगे, अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट का 7 बैंड आया राइटिंग में, उसने कहा सर मैंने ये टिप जो है ना फॉलो की। अच्छा। इससे पहले एक स्टूडेंट को 6 बैंड चाहिए था, उसका राइटिंग में 6.5 आया। कहती एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने यही काम किया, रोज के 5 एसेज पढ़ती थी, उनमें से एक लिखती थी, फिर 5 पढ़ती थी, फिर एक। अभी आज ओपिनियन लिखा है तो कल डिस्कशन लिखा है, तीसरे दिन प्रॉब्लम सोल्यूशन लिखा है, फिर ओपिनियन लिखा है। तो कहते सर उससे मेरी राइटिंग इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई कि जब मैं एक्चुअली एग्जाम में गई तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ा और मैंने अपने ऐसे लिखना। अच्छा, वैसे ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ना उसमें था कि आइडिया कैसे जनरेट करें, प्रैक्टिस कैसे करें, वो सारा मेरा ख्याल है इसी में कवर हो गया है। अच्छा सर, इसमें ना एक और चीज़ थोड़ी सी क्या बता दीजिए कि किस बैंड स्कोर वाले एसेज को पढ़ना चाहिए? ओके, देखिए, अगर तो आप कैम्ब्रिज की बुक में से एसेज पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में आपको वर्स्ट एग्जांपल्स भी मिलेंगी,
3, 4, 5 बैंड का ऐसे भी मिलेगा और 6.57 बैंड का ऐसे भी मिलेगा। एक तो आप वहाँ से पढ़ें। सेकंड मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा टेक्नोलॉजी को इन करें। आयल्स की कैम्ब्रिज की बुक्स में जो ऐसे के टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो कमांड डालें चैट जीपीटी में। अच्छा। वहाँ से एक अच्छा सा 300 वर्ड्स का ऐसे निकाल लें, 5 पैराग्राफ्स का, फिर उसको पढ़ें, देखिए उसमें क्या क्या वोकैबुलरी है, क्या क्या वर्ड्स हैं। फिर आप थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करें तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी ऐसे, और एक अच्छा ऐसे ना पढ़ने से ही आपको अंदाजा होएगा कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे है। वैसे मैं ना एक चीज़ सोच रही थी, अभी आप ये बता रहे थे, मैं ये सोच रही थी कि कैसे आपने ये बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ आपने बताई है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है ना उसको यूटिलाइज करके कैसे हम लोग एग्जैक्टली आप अच्छे अच्छे ऐसे निकालें, उनको पढ़ें, फिर उनको रीडाइट करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कैम्ब्रिज की बुक्स है ना 10 से लेकर 17, 18 तक, उसमें जो एसेज हैं रोज का एक ऐसे डालें चैट जीपीटी में, उसको निकालें, फिर उसको पढ़ें, फिर उस जैसा लिखने की कोशिश करें। अच्छा सर, एक और चीज़ क्या होती है कि कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हम लोगों को आइडिया तो आ जाता है लेकिन उसको आगे एक्सप्रेस करना और उसको पैराग्राफ में बताना वो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करें। और असद इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है साथ इसी टाइप का, इसीलिए मैंने कहा इकट्ठा कर लेती हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ना ये जो आइडियाज़ कितने एक पैराग्राफ में हमें बताने चाहिए? देखें सबसे पहली बात ये है कि जो लोग कहते हैं ना हमें आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन ये नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है। देखें आपके जो आइल्स के ऐसे का इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में क्लियरली 3 सेंटेंसेस होते हैं। General sentence about the topic, elaborate the topic in your own words and your thesis statement। जब आपको इन चीज़ों का पता हो ना कि पहला सेंटेंस मेरा जनरल होएगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो फिर आपके लिए ऐसे लिखना आसान हो जाता है। फिर जब आप बॉडी पैराग्राफ्स में आते हैं तो आपको पता है कि बॉडी पैराग्राफ्स में देयर वुड बी वन मेन आइडिया, फिर आपने उस मेन आइडिया को एलैबोरेट करना है, फिर आपने उस मेन आइडिया का एग्जाम्पल देना है, फिर आपने उस मेन आइडिया को कंक्लूड करना है। जब ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी ना तो फिर आप आंखें बंद करके भी अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं लिखना शुरू कहाँ से करूँ, फिर क्या लिखूँ, तो जब तक ये कन्फ्यूजन्स आपकी ओवरकम नहीं होती, और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ऐसे पढ़ें केयरफुल एनालिसिस के साथ पढ़े ताकि आपको पता हो। अच्छा वैसे तो ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन ना 2-3 और सवाल थे मेरे। तो मेरा ख्याल है मैं पूछ लूँ कि मैं चाह रही हूँ राइटिंग की चीज़ें राइटिंग में ही ख़त्म हो। अच्छा असद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपसे ये था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए हमारी टास्क 1 और टास्क 2 के लिए? देखिए सबसे पहले तो आप टास्क 1 जो है उसको कोशिश करें कि आप 15 मिनट में कंप्लीट कर लें, हो भी सकता है। टास्क 1 में कोई इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टॉपिक दिया हुआ है, उस पर आपने लिखना है, और जितना ज़्यादा टाइम आप टास्क 2 के लिए बचाएंगे उतना ही बेहतर है। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि टास्क 1 को पहले करें, टास्क 1 10 से 15 मिनट में करें, उसके बाद जब आप टास्क 2 पे आएँ तो आपके पास अराउंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स होने चाहिए, क्योंकि टास्क 2 6 बैंड का है, टास्क 1 3 बैंड का है। तो फिर आप टास्क 2 का टॉपिक पढ़े, क्योंकि टास्क 1 अगर आप पहले कर लेंगे तो आसानी है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने टास्क 2 से स्टार्ट किया और 50 मिनट के बाद जब उसने टास्क 2 कंप्लीट किया तो उसने रियलाइज़ किया अब तो 10 मिनट रह गए और पूरा टास्क 1 बाकी है। तो याद रखें टास्क 1 का 3 बैंड है, टास्क 2 का 6 बैंड है, तो स्टार्ट टास्क 1 से करें। हाँ टाइम मैनेजमेंट ये करें कि टास्क 1 को मैं 10 मिनट में ख़त्म करूंगा, 15 में करूंगा, ताकि मुझे टास्क 2 के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो सकता है। अच्छा सर मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि वोकैबुलरी किस तरह की यूज़ करनी चाहिए हमें इसमें राइटिंग में? देखें आपका 2 तरह से चीज़ें, एक तो आइल्स का जो ऐसे का टॉपिक है, एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है जो हर टॉपिक में यूज़ होगी, मतलब सॉरी टाइप है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, अगर अग्री डिसअग्री ऐसे है तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है, वर्डिंग है, वो हर ऐसे में एक तो आपको वो आनी चाहिए। दूसरा जो आपको टॉपिक आया है, अब उस टॉपिक में से 2-3 वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनके सिनोनिम्स लिखें और फिर उन सिनोनिम्स को अपने ऐसे में आप यूज़ करें। देखें आइल्स में वो ये डिमांड नहीं करते कि आप हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करें, आइल्स में वो ये डिमांड करते हैं कि जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं दे शुड बी अ वैरायटी, सिनोनिम्स होने चाहिए, ताकि वो जो सिनोनिम्स हैं उससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी रेंज अच्छी है एंड दैट विल ब्रिंग यू गुड बेंच स्कोर। तो मैं यही कहूँगा कि आइल्स की टाइप, ऐसे की टाइप रिलेटेड वोकैबुलरी एंड टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, ये दोनों पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका है आइल्स के एसेस पढ़ें एंड यू विल बी क्लियर अबाउट। अच्छा सर तब फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मार्कर्स होते हैं लाइक के जो चेक करते हैं, ये मार्कर्स नहीं चेक करते। अच्छा लिसनिंग और रीडिंग जो है वो मार्कर्स चेक करते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग को एग्जामिनर चेक करते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि राइटिंग जिन्होंने चेक करना है उनका माइंड क्या होता है और वो किन चीज़ों को माइंड में रख के हमारी राइटिंग को चेक
डिसाइड करते हैं? सिर्फ 4 क्राइटेरियाज हैं जो एग्जामिनर के माइंड में होते हैं जब भी वो आपकी राइटिंग को देखते हैं, और चारों क्राइटेरियाज 25, 25, 25 हैं। चारों क्राइटेरियाज में आउट ऑफ 9 बैंड आपको बैंड मिलता है। उसके बाद चारों को इकट्ठा करके 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपका बैंड स्कोर निकल आता है। उसमें सबसे पहले आपका क्राइटेरिया है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? हाउ थॉरोली यू कवर द टॉपिक, कि जो आपसे लिखने के लिए कहा है उसको आपने कितना फॉलो किया है, कितना आपने टॉपिक को कवर किया। सेकंड है कोहेरेंस एंड कोहेजन, कि आपने जो ऐसे लिखा है उसकी पैराग्राफिंग प्रॉपर है, हर पैराग्राफ में सेंटेंसेस प्रॉपर हैं, आपस में वेल कनेक्टेड हैं, फिर आपने फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, फाइनली एंड ऑल दैट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। उसके लिए कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। मैंने अभी बुक 18 में कुछ 8 बैंड राइटिंग के सैंपल्स देखे हैं, बुक 18 के एंड पे आपको वो मिलेंगी। तो वहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस को बड़े अच्छे से यूज किया हुआ है। तो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल, ये आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में आ जाएगा, और पंक्चुएशन। और फाइनली जो आपका एक और हमारा क्राइटेरिया है, लाइक ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये भी हो गया हमारा, और टास्क रिस्पॉन्स। बस ये 4 ही क्राइटेरियाज हैं, और इन्हीं 4 में आपको बैंड स्कोर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी पूरी कोशिश थी एक वीडियो में राइटिंग का सारा कुछ हमें पता लग जाए, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, औरों के साथ कि सबको इसका फ़ायदा हो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।